मैं महेश चंद्र शर्मा आज कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगुपरा में ऑनलाइन क्लास के रूप में आज कक्षा 8 में हिंदी के एक पाठ जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है उसका जीवन परिचय आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह पाठ जो अरुणिय मधुमेह देश हमारा, इसकी जो खासियत है, विशेषता है, वो अपने में एक अनोखी है। जयशंकर प्रसाद ने अपने देश के प्रातःकाल के वर्णन को इस तरह से प्रस्तुत किया है जैसे कोई उद्योगपति अपने सामान को विक्रय करने के लिए उसका विज्ञापन प्रस्तुत करता है। हमारे देश में इस देश की विशेषता को देखकर बहुत सारे ललचा करके इस देश में आए और इसकी विशेषताओं को देखा। इस पाठ का अर्थ हम बाद में व्यक्त करेंगे, पहले हम कवि परिचय की ओर ध्यान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस छोटी सी कविता को पढ़कर सुना रहा हूँ कि कवि ने किस तरह से शब्दों का गठबंधन किया है और शब्दों के अर्थ को कैसे जाल बनकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, मधु मैं, यानी ये मेरा देश जो है कितना दयालु है। मधु शहद जैसा है, गर्मी सर्दी अच्छा बुरा किसी के भी समक्ष जैसे मधु शहद जो है वो जमता नहीं है, हमेशा द्रव अवस्था में ही रहता है। ऐसे ही ये मेरा देश बड़ा दयालु है। तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुणीय मधुमेह देश हमारा। सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरसिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुणीय मधुमेह देश हमारा। बड़ी अच्छी कविता है। आगे पंक्ति लिखी है, लघु सुर धन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुणीय मधुमेह देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अरुणीय मधुमेह देश हमारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा, अरुणीय मधुमेह देश हमारा। ये कविता इतनी मनोरम है कि पाठक इसे पढ़ कर के आनंद विभोर हो जाते हैं। अब मैंने कविता इसलिए पढ़कर सुनाई कि ये कविता इतनी सुंदर है, तो इसको बनाने वाला, लिखने वाला, रचने वाला कितना भाग्यशाली होगा, कितना उसका हृदय विशाल होगा। वो हमारे विशाल हृदय वाले जो कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य में अगर जयशंकर प्रसाद जी को देखें तो इन्होंने हिंदी के कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें इन्होंने कार्य ना किया हो। जैसे इन्होंने काव्य लिखे हैं, इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, इन्होंने नाटक लिखे हैं। अर्थात कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जो हिंदी के काव्य में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में इन्होंने कार्य न किया हो। ये महान रत्न हमारे काशी उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी सन 1889 को पैदा हुए और इन्होंने अपनी पढ़ाई
स्वाध्याय के रूप में अधिक की। ये बहुत अधिक जो है स्वाध्याय प्रेमी थे। कविता से इनका बेहद प्रेम था। छोटी अवस्था में ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। इनके घर वाले, इनके परिवार वाले सब जो है इनकी कविता से इतने प्रभावित थे कि सबका सहयोग इन्हें मिला और इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। इनके दादाजी जो शिवरतन साहू थे, उनके लालन पालन और इनके जो पिता थे देवी प्रसाद जी, उनके प्रेम से तथा माता मुन्नी देवी से ये इतने प्रभावित रहे कि कविता स्वयं बनती चली गईं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 48 वर्ष की छोटी उम्र में ही ये 15 नवंबर सन 1937 को इस संसार से विदा हो गए। इन्होंने हिंदी को वो अमृत प्रदान किया, वो रत्न प्रदान किए जिनसे हमारा हिंदी साहित्य आज धन्य है। आंसू इनका इतना महत्वपूर्ण, इतना उत्तम काव्य है जिसको ये लिखकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब इनकी पत्नी का देहांत हो गया तो इनके हृदय में जो गम था, दुख था, इनके हृदय की जो छटपटाहट थी, वो इनके काव्य में आंसू के रूप में उभर कर आई और ये काव्य इन्होंने लिखा। ये जो पुस्तक है कामायनी, ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में है। क्यों? क्योंकि ये अवास्तविक है, किंतु इसमें कहीं भी कोई पल, कोई स्थान, कोई शब्द, कोई गठबंधन ऐसा नहीं लगता कि उसमें असत्यता हो या नकली हो। अर्थात इतना सुंदर ये काव्य है कि सारी दुनिया कैसे बनी, कैसे थी, क्या हुआ, कौन थे, इसको कामायनी के अंदर जो इसके 19 सर्ग हैं उसमें इनको बताया गया है। इसी तरह से जो इनके काव्य हैं, लहर है, झरना है, चित्राधार है, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर इनका कहानी क्षेत्र देखा जाए तो कहानी का सम्राट हम प्रेमचंद को मानते हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद की जो कहानियाँ हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक से एक ममता कहानी जो कि पुरस्कार प्राप्त है, एक इनकी पुरस्कार की भी कहानी है, वो भी इसी प्रकार की है। आंधी है, इंद्रजाल है, छाया है, प्रतिध्वनि है, ममता है, ये कहानियाँ एक से एक मर्मज्ञ हैं कहानी को लिखने वाले ये कवि। अगर उपन्यास की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे अनेकों उपन्यासकार मिलेंगे, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं, तितली, कंकाल और इरावती, इनमें पाठक उलझ कर रह जाता है। अर्थात इनके उपन्यास मन को हरने वाले हैं। नाटक को साहित्य का सबसे अच्छा तत्व माना गया है, क्योंकि नाटक में दोनों चीज़ें होती हैं, दृश्य और श्रव्य। दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना। तो इसलिए नाटक को अधिक पसंद किया जाता है। इनके नाटक भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ये चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और विशाख, ये सारे के सारे जो नाटक हैं इनके, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आपको ये केवल काव्य थोड़ा सा आपको उनका जीवन परिचय से संबंधित दिया है। इसी से संबंधित ये व्याकरण की दृष्टि से आपको एक अलंकार दिया है, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में आप देख रहे हैं कि जहाँ दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण आते रहते हैं बार बार, जहाँ तहाँ
तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का मतलब होता है अनु, पीछे पीछे, यानी उसी की अनुवृत्ति आवृत्ति होती रहती है, वहाँ अनुप्रास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको लिखा है ये रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में आप देखेंगे रै वर्ण जो है, रै अक्षर जो है वो रघुपति में रह है, राघव में रह है, राजा में रह है, राम में रह है। इसलिए बार बार रै आने से यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। ये दूसरा उदाहरण जो है आप ही की कविता से है। आप ही की कविता यानी यही कविता जो अभी हमने पढ़ी थी कि अरुणीय मधुमेह देश हमारा, उसी की पंक्ति है ये, समझ नीड़ निज प्यारा। इसमें भी न 2 बार आया है, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब समास भी आपके कोर्स में है, तो ये समास भी है आपका। 2 समास आपके पाठ्यक्रम में है, एक द्विगु है, एक द्वंद्व है। तो द्विगु समास यानी जिन शब्दों में या जिन पदों में पहला शब्द, पहला जो होगा वो संख्या रूपी हो, उससे ये पता चले कि इसमें कोई संख्या है। तो जहाँ ऐसा शब्द होगा जिसमें शुरुआत संख्या से हो, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहते हैं चार पाई, इन 4 पायों वाली, चौराहा 4 राहों वाला, दशानन 10 आनन वाला, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, आदि आदि। तो इस प्रकार से जिन शब्दों में हमें सबसे पहले संख्या का आभास हो, संख्या मिले, संख्या दिखाई दे, वो सारे के सारे शब्द द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। आप इसको, जो यही आपकी PDF आपके घर पहुंचेगी, उसमें से आप इन दोनों यानी अनुप्रास अलंकार और द्विगु समास का इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि 2-2 उदाहरण आप अपनी तरफ से लिखेंगे और देखेंगे कि इनमें भी वही अर्थात अनुप्रास अलंकार और द्विगु समास प्राप्त होता है। धन्यवाद।